अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज से हम अपने लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं एंड टॉपिक विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर टुडेज़ लेक्चर इज़ रिप्रोडक्शन। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन चैप्टर इन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी दिस ईयर। आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, जबकि क्लास 12th की वही बुक्स हैं जो कि पिछले सालों में पढ़ाई गई। सो अब इस साल कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं विच आर कॉमन इन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी दिस ईयर। यानी कि 12वीं के बच्चे भी वो चैप्टर्स पढ़ेंगे और 11वीं के बच्चे भी इस साल वो चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो आई थॉट कि सबसे पहले ऐसे ही चैप्टर्स को टारगेट किया जाए और उनको कवर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन समर वेकेशंस में इन वीडियो लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। सो ये जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल्ड पूरे चैप्टर को कवर करेंगे एंड देन सीक्वेंस वाइज हम वो तमाम चैप्टर्स इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके कॉमन चैप्टर्स हैं इन क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी। सो इस चैप्टर में जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस द टॉपिक। बट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ डेली बेसिस पर आप लोगों तक पहुँचती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ दे सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ आपके लिए लिख ली है दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? ऑफस्प्रिंग मीन यंग वंस, ऑफस्प्रिंग मीन बेबीज़। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकता है, दिस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कैट्स ऑलवेज गिव बर्थ टू कैट्स। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कैट्स ने किसी डॉग को बर्थ दे दी, कैट ने किसी पिजन को बर्थ दे दी। सो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है, उनको रिप्रोड्यूस करता है। So I hope the definition would be clear to you that the ability of an organism to produce new offsprings. ऑफस्प्रिंग्स एक बायोलॉजिकल टर्म है। मैं आगे पूरे लेक्चर्स में और तमाम लेक्चर्स में ऑफस्प्रिंग की टर्म ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफस्प्रिंग मीन बेबीज़, ऑफस्प्रिंग मीन चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग मीन्स यंग वंस। ठीक है, यानी बच्चों को आप क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। सो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। सबसे पहले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ एन एग। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आपको एग नज़र आ रहा है और एग के साथ ब्लूइश में आपको एक स्पर्म कंबाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एग इज़ द फीमेल गैमीट। ठीक है, एग हमेशा फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है एंड स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्स. So sperm and egg, both of these are cells. These are unicellular. These are basically haploid cells. So when these two cells combine together, they form zygote. ठीक है, एग फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, फीमेल बॉडी के अंदर एग्स मौजूद होते हैं। किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो एग जो है वो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल बॉडीज़। सो बोथ ऑफ दीज गेमेट्स दे कंबाइन टुगेदर एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट आपकी सबसे पहली स्टेज है। जाइगोट में फिर डिवीजन्स होती हैं और वो अल्टीमेटली एक बेबी में, एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये सब कुछ किस तरह से होता है ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। सेकंड में आप लोग देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड बाय द वे ये स्लाइड्स आपके तमाम चैप्टर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगी। सो आप इनको ऐसा मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो बातें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन स्लाइड्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक जो मैं आज आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? रिप्रोडक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स में बिल्कुल डिफरेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ एंटायरली डिफरेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 11 किस्म के डिफरेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सिस्टम्स हैं? फॉर एग्जांपल आप लोग रिकॉल कर सकते हैं मेरे साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे आप लोगों की बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सो अब बच्चों ये हो गए आप लोगों के सिस्टम्स। अब
बाकी तमाम सिस्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे फीमेल्स में और मेल्स में सिमिलर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सिमिलर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स के केस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम में वही पार्ट्स हैं, वही स्टमक है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन है, वही लार्ज इंटेस्टाइन है, वही एसोफेगस और वही सारी फंक्शनिंग है। फीमेल्स के केस में भी बिल्कुल वैसा ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, सिर्फ माइन्यूट से थोड़े से डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से नर्वस सिस्टम की बात की जाए, सो नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉमन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एंड इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है। ब्रेन का थोड़ा सा साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके जो बाकी तमाम सिस्टम्स हैं दे आर सेम इन बोथ जेंडर्स, दे आर सेम इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दिस हैज़ ड्रास्टिक डिफरेंसेस इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, उसका फंक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट है और उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल डिफरेंट है एंड वहाँ पे फंक्शंस भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। सो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, ये आपका पहला फंक्शन है कि हाउ डज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफर्स फ्रॉम अदर सिस्टम्स, ठीक है। सो क्या फ़र्क है इसमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी बाकी तमाम सिस्टम से इसी तरह से डिफरेंट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जाके फंक्शनल होता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। जब आप लोग पैदा होते हैं तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल होता है, आपका नर्वस सिस्टम फंक्शनल है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका खून गर्दिश कर रहा है, तमाम सिस्टम्स आप लोगों के फंक्शनल हैं। लेकिन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके फंक्शनल होता है विच इज़ नोन एज प्यूबर्टी, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे, एक बलूगत की स्टेज पे अराउंड द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल। सो इस तरह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के बाकी सिस्टम्स से डिफरेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो बच्चों ये दो चीज़ें जो यहाँ पे लिख दी हैं ये बिल्कुल आपका क्रक्स है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या काम करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल बॉडी का क्या काम है कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। So male reproductive system is involved in the production of sperms which is known as spermatogenesis, ठीक है। spermatogenesis term clear कीजिएगा, spermatogenesis, genesis mean formation, ठीक है, हमेशा याद रख लें genesis mean formation। आपको जेनेसिस की टर्म डिफरेंट जगहों पे नज़र आएगी, आपको oogenesis नज़र आएगी, आपको गैमेटोजेनेसिस नज़र आएगी, आपको डिफरेंट जगहों पे ये टर्म ये सफिक्स नज़र आएगा, ठीक है। सो जेनेसिस मीन फॉर्मेशन एंड स्पर्मेटो मीन formation of sperms. So spermatogenesis is the formation of sperms. So male reproductive system का पहला काम क्या हुआ कि they are involved in the production of sperms and second काम क्या है transfer of sperms into the female reproductive tract. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये sperms आपके सामने शो किए गए हैं। स्पर्म्स का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्राफिक्स थोड़े से ऐड किए हैं ताकि आपको कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो इसके बारे में इतनी डिटेल्स आप लोगों को याद करना ये आपके सिलेबस का या आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपकी स्पर्म की शेप। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक टेल का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, एक दुमनमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज टेल, स्पर्म टेल। फिर आपको एक सर्कुलर और ओवल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर इज़ नोन एज स्पर्म हेड। एंड देन आपको बीच में एक येलोइश सा पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज मिड पीस। सो ये है आपके स्पर्म्स जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म्स एग के साथ कंबाइन होते हैं, एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इन दोनों की फ्यूजन से आपके पास बनता है ज़ाइगोट जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन क्या है, दो ही मेन फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स विच इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ऑलराइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बेसिकली ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सो 4 मेन पार्ट्स हैं, आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लीजिए यहीं पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं। 4 मेन पार्ट्स हैं, उनकी सब डिवीजन्स हैं फिर आगे से, ठीक है। 4 मेन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट क्या है, गोनेड्स। गोनेड्स, मेल गोनेड्स आर आल्सो नोन एज टेस्टिस।
सो गोनेट्स की टर्म इस्तेमाल की जाए या मेल्स के केस में टेस्टिस की टर्म इस्तेमाल की जाए, बात एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ को ये दोनों चीज़ें रेफ़र करती हैं। सो बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास 4 मेन पार्ट्स हैं: गोनेट्स, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ठीक है, गोनेट्स, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, एसेसरी ग्लैंड्स एंड कॉप्युलेटरी ऑर्गन। सो गोनेट्स क्या है? गोनेट्स आर टेस्टिस। ठीक है, ये गोनेट्स क्या है? गोनेट्स आर टेस्टिस। एसेसरी डक्ट, ये क्या चीज़ है? बेसिकली एसेसरी मीन बच्चों हेल्पिंग, एंड डक्ट कहते हैं किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, नाली जैसे आप लोग देखते हैं बहुत नैरो सी होती है। डक्ट बेसिकली उर्दू में डक्ट के लिए नाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो एसेसरी डक्ट्स मीन कि आपके पास बहुत सारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्पिंग डक्ट्स होती हैं, बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स मूव करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या है एसेसरी डक्ट्स का? कि ये आपके नाली नुमा नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर स्पर्म्स मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम्स में कुछ छोटे छोटे धागा नुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं बच्चों। सो ये आपके क्या हैं? ये बेसिकली एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, एसेसरी मीन हेल्पिंग एंड डक्ट्स मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड अगर कॉमनली बात करें कि तमाम एसेसरी डक्ट्स का क्या फंक्शन है, सो एसेसरी डक्ट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर, इन धागा नुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पर्म्स की मूवमेंट होती है। ओके, and then we have accessory glands. accessory glands again, accessory mean helping and glands mean gland हमेशा किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं, रेफ़र करते हैं जो कि डिफरेंट सिक्रेशंस प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं आप लोगों की बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। पेंक्रियाज का नाम तो सबने सुना होगा। सो पेंक्रियाज क्या करता है बच्चों? पेंक्रियाज आपके पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से आप लोगों ने स्वेट ग्लैंड सुना होगा। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्वेट प्रोडक्शन में, पसीना प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली स्पर्म्स को लुब्रिकेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। स्पर्म्स को लुब्रिकेट करना क्या मतलब है? कि स्पर्म्स को फूड प्रोवाइड करना, स्पर्म को नरिश करना। ठीक है, स्पर्म्स को ग्रीस प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि हमने कहा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पर्म्स मूव कर रहे हैं। सो ट्यूब्स बच्चों कैसी होती हैं? ट्यूब्स के अंदर किसी भी चीज़ को मूव करने में फ्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, सो अगर ट्यूब्स में थोड़ा सा उन स्ट्रक्चर्स को थोड़ी सी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, थोड़ा सा उनको ग्रीस प्रोवाइड कर दी जाए, सो अब उनकी मूवमेंट ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो यही बेसिकली काम है स्पर्म ग्लैंड्स का। एसेसरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स आर द हेल्पिंग ग्लैंड्स एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन द लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म्स. And then the last organ is copulatory organ, which is known as penis, and this is the organ which is used to transfer sperms. Alright. सो अब ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया, रादर मैंने आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें शॉर्ट भी कर दी हैं। ठीक है, सो अगर कोई बच्चा बुक से तमाम चीज़ें याद नहीं कर सकता, सो वो इन चीज़ों को याद करके इसी पैटर्न पे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है। So first of all, we have gonads. Gonads are the testes, or there is a pair of testes which are present outside the body. ठीक है, pair of testes mean two testes are present in case of males. And यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखिएगा आप लोग, ये आपके पास बेसिकली टेस्टिस की एनाटॉमी है और इसके अंदर जिस स्ट्रक्चर को मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर लोब्यूल्स। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर जो कि ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, testes are basically oval shaped structures in male reproductive system, and इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कौन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं? सो इनको क्या नाम दिया जाता है? लोब्यूल। सो टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टी के अंदर तकरीबन आपके पास 250 से 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल मीन यू कैन से दैट दीज आर बेसिकली स्मॉल पोर्शंस। ठीक है, एंड देन लोब्यूल के अंदर आपके पास बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगी बच्चों। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोनेड्स का। गोनेड्स इन केस ऑफ मेल्स आर नोन एज टेस्टिस, दे आर नोन एज टेस्टिस। ठीक है, एंड देन टेस्टिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है।
टेस्टिस के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्मॉल पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। अराउंड टेस्टिस हैव अराउंड 250 to 300 पोर्शंस विच आर नोन एज लोब्यूल्स। ठीक है, इन लोब्यूल्स के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देखें बच्चों, सो आपको यहाँ पे लोब्यूल्स के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ट्यूब्स हैं और इनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सो दैट्स ऑल अबाउट टेस्टिस और गोनेट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको गोनेट्स के बारे में तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, देन द सेकेंड थिंग, हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें हैं, तो अब हम सेकेंड चीज़ पे पहुंच चुके हैं। सेकेंड थिंग इज़ एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी मीन बच्चों हेल्पिंग, डक्ट्स मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सो ह्यूमन के केस में आपके पास बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपके पास 4, ठीक है 4 आप लोगों ने इनके नाम याद रखने हैं। एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन से डक्ट्स हैं? एपिडिडमस, डक्टस डेफरेंस विच आर आल्सो नोन एज वास डेफरेंस। ठीक है, एंड देन एजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। बच्चों परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके पास एसेसरी डक्ट्स हैं। बेसिकली सिंपल अल्फाज में समझें तो ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने डिफरेंट नाम दे दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम दे दिए हैं? सबसे पहले एपिडिडमस हमने कह दिया है, फिर हमारे पास डक्टस डेफरेंस हैं, देन हमारे पास एजैक्यूलेटरी डक्ट है, एंड देन यूरेथ्रा। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या हैं? ये आपके पास एक पैसेज वे हैं, आप कह लें कि एक रास्ते का काम करते हैं, एक सड़क का काम करते हैं जिस पे स्पर्म्स मूव करते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास स्पर्म्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? स्पर्म्स आपके पास सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एंड देन वो इन एसेसरी डक्ट्स में से मूव करते हैं। सो आई होप दिस स्लाइड वुड बी क्लियर टू यू। जी, अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने पढ़नी है, इस स्लाइड में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन स्पर्म्स मूव कैसे करते हैं, किस किस रास्ते से गुजरते हैं। और ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप लोगों से ये आपको बुक में इस तरह से ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके इन तमाम चीज़ों को अरेंज कर दिया ताकि आपको पता चले कि स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे बनते हैं, एंड देन कहाँ कहाँ से मूव करते हुए कॉपुलेटरी ऑर्गन में पहुंचते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने नंबर 1 किया है। जिस जगह को मैंने नंबर 1 किया है ये क्या थे? ये लोब्यूल्स थे जिनके अंदर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। बच्चों याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, स्पर्म प्रोडक्शन हो चुकी है, आप कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब वो स्पर्म्स मूव कैसे करेंगे? सो बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सो इन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स अब मूव करते जाएंगे। सो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने हैं, सो ऑब्वियसली नंबर 1 पे वही चीज़ आ जाएगी। अब नंबर 1 के बाद नंबर 2 आप लोग देखें, नंबर 2 में आपको तमाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक छोटे से नेट में कन्वर्ट होती नज़र आ रही हैं जिसको हमने रेटिटेस्टिस का नाम दिया है। ठीक है, सो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होने के बाद रेटिटेस्टिस के अंदर मूव करेंगे। रेड टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म्स उनकी एक्सेस हो जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, सो उसके बाद थर्ड पर स्पर्म्स कहाँ पे जाएंगे? आपके पास इफरेंट डक्ट्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको लेबल्ड नज़र आ रहा है इफरेंट डक्ट्यूल्स। सो स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वहाँ से मूव करके कुछ नई ट्यूब्स में चले गए जिन्हें हमने रेड टेस्टिस का नाम दिया। रेड टेस्टिस के बाद वही स्पर्म्स मूव करके कहाँ पे चले गए? इफरेंट डक्ट्यूल्स के अंदर। इफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद वो स्पर्म्स आपके पास मूव करके कहाँ चले गए? एपिडिडमस के पास। ठीक है, एपिडिडमस पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पूरा आपको जो बाहर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो इनके अंदर हो रही है स्पर्म्स की मूवमेंट। सो ये 4th पोर्शन है जहाँ पे आपके स्पर्म्स पहुँच चुके हैं। 4th पोजीशन में स्पर्म्स पहुंच चुके हैं एपिडिडमस, और उसके बाद अब ये एपिडिडमस आपके पास ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन सब की जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है? वास डेफरेंस में। आपको यहाँ पे लेबल नज़र आ रहा है डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस या जो जिसको हमने 5 कहा है, डक्टस डेफरेंस इज़ ऑल्सो नोन एज वास डेफरेंस। एक ही नाम है। ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। सो अब आपके स्पर्म्स मूव करते करते कहाँ पहुँच चुके हैं? डक्टस डेफरेंस में। अब यहाँ तक ये 5 चीज़ें आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं।
सिक्स्थ और सेवन्थ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डायग्राम में नज़र आएगा। सो बच्चों, इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, हमने स्पर्म्स की मूवमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया कि स्पर्म्स किस तरह से मूव करते हैं। सो आपने देखा कि स्पर्म सबसे पहले आपके पास आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं नंबर 1 पे, ठीक है। देन वो मूव करके जाते हैं रेड टेस्टिस। आपने सिंपल इनके नामों को अंडरस्टैंड करना है। रेड टेस्टिस के बाद वो मूव करके कहाँ जाते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स में। देन वो मूव करते करते कुछ न्यू ट्यूब्स में ऐड हो जाते हैं जिन्हें हम एपिडिडमस का नाम देते हैं। एंड देन एपिडिडमस से वो एंटर हो जाते हैं वास डेफरेंस में, जिसे डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है। सो अब 6th और 7th पॉइंट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। सो अब बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6th और 7th को देखें। 6th जो है बेसिकली जो पोर्शन है, दिस इज़ एजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। सो लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि हमारे स्पर्म्स कहाँ पहुँच चुके थे, डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस के अंदर। सो वहाँ से स्पर्म्स अब कहाँ पे जाएंगे, एजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। एजैक्यूलेटरी डक्ट 6th पोर्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो इसमें स्पर्म्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं। एंड एजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद अब वो स्पर्म्स एंटर हो जाएंगे 7th में, जो आपको लेबल्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। सो 7th के अंदर स्पर्म्स पहुँचेंगे और 7th पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रा का, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों, इस पूरे टॉपिक में आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ट्यूब्स के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है वो है स्पर्म्स की मूवमेंट, और आप लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स के नामों को मेमोराइज़ करना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी कॉपुलेटरी ऑर्गन के हवाले से। कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज़ आल्सो नोन एज पीनस इज़ द ऑर्गन विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन द लास्ट एसेसरी ग्लैंड्स। सो एसेसरी मीन एसेसरी कहते हैं हेल्पिंग को अगेन, एंड ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स आपके पास डिफरेंट सिक्रेशंस प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है तीनों ग्लैंड्स का नाम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में हमारे पास मेल्स के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। 3 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इनकी आपने पोजीशन याद रखनी है, ठीक है, कि सेमिनल वेसिकल कौन सी जगह पे पाया जाता है। सिंपल बच्चों, देखिए कितना आसान है। 3 तरह के ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में, और वो तीनों ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी पोजीशन आप लोगों ने इसका रट्टा मार लेना है, ठीक है, कि वो किस किस जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम, ठीक है। इसकी पोजीशंस यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अगर आप लोग किताब से लंबा चौड़ा नहीं याद कर सकते तो बच्चों ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा। एंड देन फंक्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बच्चे सोच रहे होंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है। सो दीज आर इन्वॉल्व इन द लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म्स। हमेशा याद रखें बच्चों, स्पर्म्स जो हैं बड़े फ्रेजाइल हैं, नाजुक सेल्स हैं, ठीक है। सेल आपके पास, आपको पता है ना सेल कितना नाजुक होता है, ठीक है। और सेल लिविंग चीज़ है तो उसको लुब्रिकेशन भी चाहिए, उसको नरिशमेंट भी चाहिए, उसको फूड भी चाहिए। सो ये ग्लैंड्स बेसिकली इस तरह की तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड देन डिफरेंट फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर ये स्पर्म्स इजीली मूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने सिंपल यहाँ पे ये समझना है कि स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और स्पर्म्स किस तरह से डिफरेंट रीजन्स में मूव करते हुए कॉपुलेटरी ऑर्गन में पहुँचते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डायग्राम ऐड कर दी गई है। अगर आप लोग इसको लेबल करना चाहें एज अ टेस्ट, सो आप लोग कर सकते हैं। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचते रहें, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं सो ऑब्वियसली यूट्यूबर के लिए व्यूज़ ही एक इंकरेजमेंट होते हैं, क्योंकि जब आप लोग नहीं देखते या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते तो ऑब्वियसली एक डीमोटिवेशन की स्टेट आ जाती है और दिल करता है कि वीडियोस ना डाली जाए, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस अपलोड होती रहें सो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम लोग मज़ीद आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।